Dosto, welcome back to another video of this channel. In this particular video, we are going to discuss the strategy for English. जो भी हमारे अपकमिंग एसएससी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी स्टेनोग्राफर का सीबीटी हो जो कि अक्टूबर और नवंबर में होना फिक्स हुआ है, चाहे वो हमारा एसएससी सीजीएल का सीबीटी हो या फिर अपकमिंग एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो, we all know that almost all the exams taken by central government or by state governments in our country, English in almost all the occasions is one of the most important part of the syllabus. And if you are serious and sincere about securing selection in any of those examinations, English आप इग्नोर नहीं कर सकते. आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा. टाइम एंड अगेन इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे. वो सारी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. हाउ टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स ये वीडियो में डिस्कस करेंगे. क्या स्ट्रेटजी हो सकती है एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम एक्सक्लूसिवली फॉर दिस एग्ज़ाम, ये हम लोग इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे. शुरू से ही मैंने कहा है हमारा टारगेट, आप किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हो, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए हमारा टारगेट होना है 160 या उससे ऊपर मार्क्स. तभी आपको सबसे अच्छी पोस्ट मिल सकती है. उसके ऊपर कुछ भी आप स्कोर करते हो तो दैट्स एन अंडरस्कोर. फिर आपको बहुत अच्छी पोस्ट या जो आप मोस्ट डिजायर्ड पोस्ट है आपकी वो शायद आपको ना मिल पाए. सो 160 मार्क्स या उससे ऊपर स्कोर करने के लिए हमें इंग्लिश में जो कि 100 मार्क्स की आती है, उस पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हर हाल में 90 या उससे ऊपर स्कोर करना ही करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी टू स्कोर इन दी अदर सेक्शंस ऑफ दैट पेपर. ठीक है, बट आप किसी भी पोजीशन पे हो आपको 90 यानी 90 या उससे ऊपर मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं. सो इंग्लिश का सिलेबस अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम पूरी, उससे पहले अगर बुक रिसोर्सेज की बात करें दोस्तों, तो मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें मैंने बुक के बारे में डिटेल्ड स्ट्रेटजी बताई थी, डिटेल डिस्कशन किया था. कौन सी बुक्स आपको लेनी है फॉर इंग्लिश, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए फॉर इंग्लिश आपका, और एक उसका रिकैप मैं फिर से बता देता हूँ आपको. न्यूज़पेपर के लिए स्टडी मटेरियल जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो कि हमेशा आपके पास होना चाहिए और हमेशा उसकी स्टडी करनी चाहिए डेली बेसिस पे. वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मैं भी आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. फिर साथ उसके अलावा आपके पास होना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो अरिहंत की आती है. आप चाहो तो वो ले सकते हो, अगर वो नहीं लेनी है आपको तो फिर आप चाहो तो नीतू सिंह मैडम की जो केडी पब्लिकेशंस की बुक आती है आप वो ले सकते हो. इवन अगर आपके पास एसपी बख्शी की किताब है तो वो भी इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके. और उसके अलावा आपके पास होने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस आए हैं, जिनमें इंग्लिश के जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनका कंपाइलेशन हो एक जगह. साथ ही साथ आपके पास कुछ कंपाइलेशंस होने चाहिए इडियम्स एंड फ्रेजेस के, प्रोवर्ब्स के, या फिर जो भी सिलेबस का पार्ट होता है उन सारी चीज़ों के, एंटोनिम्स सिनोनिम्स के. तो वो सभी के लिंक मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए थे. आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो जाके देखिए अगर आपके पास स्टडी मटेरियल अभी तक अवेलेबल ना हो तो. लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी स्टडी मटेरियल है, अगर आप ऑलरेडी कुछ समय से उन्हीं स्टडी मटेरियल्स की हेल्प से पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है अपनी स्टडी में, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो फॉर न्यू स्टडी मटेरियल. प्लीज़ जस्ट कीप देमसेल्व्स विथ यू. लेकिन अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं उससे आपको कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है डिस्पाइट यूजिंग देम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम नाउ, आप एक बार रिव्यू करिए उन सारे स्टडी मटेरियल्स का, और अगर हो पाए तो आप नया मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं. बट अगर आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है और उससे आपको कुछ रिजल्ट मिला है तो प्लीज़ नया कुछ भी मत परचेज करिएगा. अब अगर हम लोग इंग्लिश के सिलेबस की बात करें दोस्तों, चूँकि इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट्स आते हैं इस एग्ज़ाम में, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग, जिसमें कि इंग्लिश का जो कॉम्पोजिशन है वो सबसे ज़्यादा होता है. 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के. सो बेसिकली अगर आप 90 या उससे ऊपर स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन भी ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाता है. अब दोस्तों हम लोग एक बार ये बात कर लेते हैं कि इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है उसको हम मतलब फिगरेटिवली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, 1 पार्ट डील्स विथ योर एबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वोकैबुलरी सेक्शन. जो वोकैबुलरी है आपकी वो कितनी स्ट्रांग है, एक पार्ट वो हो गया. फिर सेकंड सेक्शन होता है इसमें ग्रामेटिकल सेक्शन, जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो. और थर्ड सेक्शन हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या आपकी रीडिंग एबिलिटी या फिर आपकी वर्बल एबिलिटी. तो इन तीनों ही सेक्शंस में जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको कैटेगराइज किया जा सकता है. अगर हम सब क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी कि जो चैप्टर्स होते हैं अगर उसको भी डिवाइड करने की बात करें, ऑल्दो मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से आई थिंक हर एक पर्टिकुलर चैप्टर जो होता है उसकी इन तीनों ही सेक्शन से कुछ ना कुछ बेयरिंग होती है, कुछ रिलेवेंस होता है.
तो कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप आ रहा है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर सेक्शन का ये क्वेश्चन है। ओके, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशन आप ये मान के चलिए कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है वो, फिर आपके एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस जो आते हैं वो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो, और एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो, फ्रेज रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन चाहें तो आप ये मान सकते हैं कि ये ग्रामेटिकल पोर्शन को बिलोंग करते हैं। फिर अगर हम लोग वोकैबलरी की बात करें तो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स सबसे पहले तो, फिर दूसरा है आपका इडियम्स एंड फ्रेसेस स्पेशली, फिर आपका तीसरा है स्पेलिंग्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वोकैबलरी सेक्शंस को पर्टेन करती हैं। फिर आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इस एग्जाम का, जिससे आई थिंक 40 to 50% क्वेश्चंस आते हैं या इवन मोर, अगर हम सही से समझे इस बात को। और एक जो स्टूडेंट है जो जिसको इंग्लिश की अच्छी जानकारी है, अगर उस पूरे सिलेबस को एनालाइज करे तो उसको यही समझ में आएगा अंत में कि 60 से 70% क्वेश्चन पर्टेन टू वन सिंगल सेक्शन, वो है आपका रीडिंग एबिलिटी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। इसमें कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पहले तो पैसेज आएगा, उसमें कुछ फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पैसेज को स्टडी करके आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। फिर दूसरा आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज जो होता है, CLOZE ना कि CLOSE। तो क्लोज पैसेज जो होता है, क्लोज टेस्ट जो होता है, या जिसको फिलर्स भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं, एक पैसेज होता है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आपको वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। फिर उसके अलावा और अगर आप बात करें तो पैरा जंबल्स जो आते हैं या सेंटेंस जो जंबल होके आते हैं आपके पास, वो सारे भी इसी सेक्शन को बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सब क्लासिफिकेशन के सेक के लिए हैं। हालांकि फिल इन द ब्लैंक्स जैसे होता है, या जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, या फिर आपकी मान लीजिए कि एरर डिटेक्शन होता है, एक्चुअली आप ये क्लासिफाई कर ही नहीं सकते कि किस पर्टिकुलर सेक्शन को वो क्वेश्चन बिलोंग करता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि रीडिंग एबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एग्जाम, या इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस सिलेबस। अब हर सेक्शन के क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे वोकैबलरी की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रामर पोर्शन की, और लास्ट में आप बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है हमारा रीडिंग एबिलिटी, उसके बारे में। सो दोस्तों जिसने मेरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी थी उसको समझ में आता है ये बात कि वोकैब इम्प्रूव करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क नॉनदलेस। और इम्प्रूव होगा कैसे, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक मोटी सी डिक्शनरी उठाइए, या मोटी सी प्रीवियस वोकैब के कंपाइलेशन उठाइए, या फिर कोई भी मोटी सी किताब उठाइए जिसमें कि सारी वोकैबलरी लाइन से दी हो, अल्फाबेटिकली ए से सारे क्वेश्चन, ए से सारे वर्ड्स दिए, उनकी मीनिंग लिखी हो, बी से, और आप हर दिन डेली बेसिस पे उनको याद करना शुरू कर दीजिए। तो आई डोंट थिंक ह्यूमन लिमिट में ये चीज़ पॉसिबल है। आप कितने भी शार्प हो, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट स्ट्रेटजी। आप इस स्ट्रेटजी से कभी वोकैब नहीं याद कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो तो 100, 200, 300, 400 या इवन चलो 500 वर्ड याद कर सकते हो, लेकिन उससे ऊपर आप नहीं कर पाओगे। करने की कोशिश की तो फिर आप जो पहले के वर्ड्स याद किए उनको आप भूल जाओगे, आप चाहे कितनी भी बार रिवीजन कर लीजिए। ओके, तो दिस इज अ फ्लॉप मेथड। अब सेकंड हमारे पास ये मेथड आता है वोकैब याद करने का कि डेली बेसिस पे कुछ कुछ वर्ड याद करें, लेकिन उनका तरीका कुछ ऐसा हो जो हम अपने आप से प्लान करें, हम खुद डिवाइस करें वो तरीका। अब ऐसे में मैं आपको असिस्ट ये कर सकता हूँ कि जो मेरा तरीका था मैं आपको वो बता सकता हूँ। बेसिकली मेरा क्या तरीका था, न्यूज़पेपर को मैंने हमेशा अपने पास रखा, डेली बेसिस पे उसकी रीडिंग की, केयरफुल रीडिंग की, बिटवीन द लाइंस उसको पढ़ा। ठीक है, एक परफंक्शनरी नहीं की मैंने कि जल्दी जल्दी पढ़ के उसको ख़त्म करना है, बस ऐसा कोई पर्पस नहीं होता था। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक दीज। ओके, इंग्लिश बहुत टफ नहीं आती इन एग्जाम्स में, बट चूंकि हमको मेरिट बनानी है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है। समझिए बात को। कौन सा न्यूज़पेपर आपको लेना है, पहले भी मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ। आपको लेना है द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस की फिजिकल कॉपी आपको लेनी है। इंडियन एक्सप्रेस अवेलेबल नहीं है आपके यहाँ, आप द हिंदू ले लीजिए। वो नहीं अवेलेबल है तो आप द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हो। उसके अलावा और कोई भी पेपर मत लीजिएगा। फिर अगर आपके पास फिजिकल कॉपी अवेलेबल नहीं है, अगर आपका घर कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ पे फिजिकल कॉपी आना इज नॉट पॉसिबल,
तो आप फिर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हो द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस का। प्रेफरेबली दोस्तों हमेशा द इंडियन एक्सप्रेस के लिए जाइए। द रीज़न इज़ कि जो पैसेजेस उनके होते हैं उसकी वोकैबुलरी इज़ नेक्स्ट लेवल, बहुत ही अच्छी होती है, स्पेशली फॉर एग्जाम्स लाइक एसएससी एंड बैंक एग्जाम्स। ठीक है, अब पढ़ना कैसे होता है न्यूज़पेपर को, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो कंप्लीटली। जब तक आप उस वीडियो को वॉच नहीं करते हो, इस वीडियो का पर्पस वोंट बी सर्व्ड। बट उस वीडियो की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, प्लीज़ हैव पेशेंस। इंग्लिश मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज़ पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और आपके ज़्यादातर डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद पर्टेनिंग टू इंग्लिश आपके सारे वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली आपको करना क्या है, जो भी आपका फेवरेट सेक्शन होता है न्यूज़पेपर का, जैसे मेरा स्पोर्ट्स सेक्शन फेवरेट है और आपका हो सकता है पॉलिटिक्स फेवरेट हो या इंटरनेशनल अफेयर्स फेवरेट हो, आप उसमें से कुछ आर्टिकल्स पढ़िए। लेकिन वो तब पढ़िए जब आप एडिटोरियल जो होता है, जो कि जान होती है किसी भी न्यूज़पेपर की, उस एडिटोरियल के एटलीस्ट 1 या 2 पैसेज को पढ़ लें, 1 या 2 एडिटोरियल को आप पढ़ लें। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की अगर हम लोग बात करें तो आप एटलीस्ट उसके 2 एडिटोरियल्स पढ़िए, जो एडिटोरियल सेक्शन के लेफ्ट कॉर्नर में होते हैं, ऊपर नीचे 2 एडिटोरियल दिए होते हैं, कई बार 3 भी होते हैं, पर जो 2 एडिटोरियल दिए होते हैं उनको पढ़िए और उनकी बिटवीन द लाइन्स स्टडी करिए। जब तक एक लाइन का मतलब आपको ना समझ में आए दोस्तों, आप दूसरी लाइन पे मत जाइए। चाहे आपको कितनी भी मेहनत कर दे, कहीं से भी आपको समझना पड़े, वो चीज़ें किसी से पूछनी पड़े या ऑनलाइन कहीं रेफर करना पड़े, आप हर काम करके उस लाइन का मतलब समझिए। परफंक्शनरी मत कीजिए। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम कितने पैसेज एक दिन में ख़त्म करते हैं। आपसे नहीं हो पा रहा है, आप दिन में आधा पैसेज भी पढ़ पा रहे हो, हाँ आपको समय एक निर्धारित समय ही देना है। आप ये ना करिए कि पूरे दिन आप न्यूज़पेपर ही पढ़िए। मैक्सिमम आपको 1 घंटा देना न्यूज़पेपर के लिए। और आप किसी भी स्टेज पे अपनी प्रिपरेशन के लिए, आप अगर अभी मुझसे पूछोगे कि 2 महीने बचे हैं, क्या दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर? हाँ, इंडीड दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। थोड़ा पढ़िए, आप शुरू कर रहे हैं अगर आप तो थोड़ा पढ़िए, लेकिन जो 4-5 लाइन आप पढ़िए उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग पढ़ते चले जाते हैं और हमको अंत में ये सेटिस्फेक्शन आता है कि हमसे कोई पूछे पैसेज के बारे में या पैराग्राफ के बारे में तो हम बता देंगे, लिटरली आप बता देंगे। लेकिन आपकी वो पोजीशन होनी चाहिए कि आप हर एक लाइन की मीनिंग बता पाएँ, वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपने जो कुछ भी पढ़ा है उससे जो आपको वोकैबुलरी मिली, जो नए नए वर्ड्स मिले हैं, आप उनको सेपरेटली एक कॉपी में लिखिए, साथ ही साथ उनकी मीनिंग लिखिए। याद रखिए दोस्तों, मीनिंग डिक्शनरी से देख के लिखिएगा, ठीक है? और जो डिक्शनरी वाली मीनिंग है वही आपको याद करनी है, वही आपको याद करनी है। उसके अलावा कोई और मीनिंग अपने आप मत याद करिएगा, गेस वर्क मत करिएगा। आप ध्यान से सोच के देखिए दोस्तों, एसएससी में क्वेश्चन किस तरह से आता है। इवन जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी वो ये नहीं पूछता है कि इसका मीनिंग क्या है, वो ये पूछता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का सबसे क्लोज मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें हर एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट मीनिंग पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक वर्ड की जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं उन चारों की मीनिंग कुछ ना कुछ सिमिलर हो एक दूसरे से। जो अच्छे पेपर होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसमें ऐसा ही होता है। कभी वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि एक वर्ड दे दिया और चारों की मीनिंग एकदम अपोजिट है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। हो सकता है चारों की मीनिंग एक जैसी हो। अब अगर आपने डिक्शनरी देख के वो वर्ड कभी ना कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नहीं, ठीक है, ऑल्दो दीज वर्ड्स आर सिमिलर इन मीनिंग बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, दिस इज द मोस्ट सिमिलर टू दिस वर्ड, तो आप उसको टिक कर दोगे। एंड दिस इज द पर्पस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, दिस इज द पर्पस ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो आप डेली बेसिस पे 10-10 वर्ड लिखना शुरू करिए। उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उनका मीनिंग क्या है, उनके 1-2 एंटोनियम्स क्या हैं, उनके 1-2 सिनोनियम्स क्या हैं और उनका यूसेज क्या है, किस तरह से वो सेंटेंस में यूज हुआ है। हमको अच्छे से पता है कि एक वर्ड को आप एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, कभी कभी एडवर्ब हर फॉर्म में यूज कर सकते हो। किस तरह से कौन सा वर्ड यूज करना है ये पता जब आपको होगा तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। 10 वर्ड से ज़्यादा कभी मत लिखिए। कितने भी दिन न्यूज़पेपर आप पढ़ लें, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नए वर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। इवन अगर आप मेरी बात करें तो 3 साल से मैं 4 साल से लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। मतलब वो तो अभी पढ़ रहा हूँ, मेरा बीच में छूट गया था, बट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन तब भी मैं पढ़ता था। तो मुझे आज भी कुछ ना कुछ 1-2 वर्ड नए मिलते हैं न्यूज़पेपर में। ओके, सो इट्स अ नेवर एंडिंग टास्क, नॉनदलेस यू विल बिकम बेटर विद टाइम। ओके, तो ये तो सारी बात हो गई न्यूज़पेपर रीडिंग की। ये जब आप काम कर लेंगे, इन एडिशन टू दिस आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन निकालने हैं।
ना सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के बल्कि एसएससी सीजीएल के भी, एसएससी सीएचएसएल के भी सारे क्वेश्चंस निकाल रहे हैं जो उसमें वोकैबुलरी आई है, क्योंकि कई बार एसएससी में वोकैबुलरी रिपीट होती है, तो आपको उन सारी वोकैबुलरी को बार बार रिवीजन करना है। बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपके वहां से भी कुछ वोकैबुलरी कवर होगी, और जो न्यूज़पेपर वाला काम कर रहे हैं वो तो आपकी होगी। न्यूज़पेपर और किस लिए अच्छा होता है, और जो मेन पर्पस है, वोकैबुलरी तो आप डिक्शनरी से भी पढ़ सकते थे, ऑल्दो इट वुड नॉट हैव बीन दैट इंटरेस्टिंग टू रीड, बोरिंग होता वो काफ़ी, बट आप पढ़ सकते थे। तो वोकैबुलरी का न्यूज़पेपर रीडिंग का और क्या इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको बाद में पता चलेगा। तो ये हो गई हमारे सारा वोकैबुलरी सेक्शन की। आप इतना करेंगे, स्पेलिंग्स ध्यान से देखेंगे। अगर हमको ऐसा हमेशा लगता है हम लोगों को कि स्पेलिंग जो होता है वो बहुत इजी टॉपिक है और उसको अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और एग्जाम में अगर स्पेलिंग ही आपका गलत हो गया तो सोच के देखिए कितना बुरा लगेगा आपको। ठीक है, तो स्पेलिंग भी आपका इससे कवर हो सकता है। और अगर आप स्पोकन इंग्लिश के बारे में कुछ तैयारी कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, तो उसके लिए भी न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोनाउंसिएशन, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, वो भी आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप डिक्शनरी से सीख सकते हैं। तो ये तो सारी बात हो गई वोकैबुलरी सेक्शन की। सेकंड आते हैं ग्रामर में। ग्रामर इज द इजीएस्ट अमंग ऑल द सेक्शंस। उसका रीजन ये है दोस्तों कि ग्रामर एक नया लड़का भी है, एक नया कैंडिडेट भी है, तो वो भी 2-2.5 महीने के समय में अपनी ग्रामर इतनी अच्छी कर सकता है कि वो 90 to 95% मार्क्स कंसिस्टेंटली इस पर्टिकुलर सेक्शन में ला सकता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन सारे इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आप बेसिक रूल्स, उसके यूसेज, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हों वो, और कुछ एग्जाम्पल्स, इनकी मदद से आप वो पढ़ सकते हो और उसमें इतने अच्छे बन सकते हो कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो फंसता है सबसे ज़्यादा वो होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट या एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में अक्सर लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसका रीज़न ये होता है कि वो ये समझ नहीं पाते हैं कि ये एरर प्रेपोजिशन से है, कि वर्ब की है, कि नाउन की है, कि एडवर्ब की है, कि फ्रेजेस की है, कि फिर आर्टिकल्स की है, वो यही नहीं समझ पाती, या टेंस की है। वो तब समझ में आएगा दोस्तों जब आप ग्रामर को अपने रीडिंग एबिलिटी से कंबाइन करके पढ़ोगे। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ रीडिंग एबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। और ग्रामर में लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उसको आप कर सकते हो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को कैसे इंप्रूव करना है या फिर एरर डिटेक्शन में कैसे एक्सपर्ट होना है, वो चीज़ अभी फिर आपको आगे पता चलेगी। तो ये तो हो गया ग्रामर की बात। और थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारा रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग एबिलिटी से दोस्तों आपके क्वेश्चंस कवर होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, जिसमें कि एक पैसेज होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उसके आंसर्स पैसेज के अकॉर्डिंग देने होते हैं। आपका क्लोज टेस्ट वो इंप्रूव होगा रीडिंग एबिलिटी से। आपका जंबल, पैराजंबल सेंटेंसेस जो आते हैं PQRS टाइप से, वो इंप्रूव होंगे। और साथ ही साथ एरर डिटेक्शन के, फ्रेज इंप्रूवमेंट के, या सेंटेंस कंप्लीशन के, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, ये सारी चीज़ें भी आपकी इसी सेक्शन से कवर होंगी। देखिए दोस्तों, रीडिंग एबिलिटी जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसीलिए सबसे कठिन भी है, क्योंकि उसको हर कोई नहीं कर पाता। हर कोई इसलिए नहीं कर पाता है कि वो बहुत मुश्किल होता है, हर कोई इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि इट डिमांड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी, जो कि हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता है। इंग्लिश दोस्तों एक सब्जेक्ट होने से पहले एक लैंग्वेज होता है, प्लीज़ ये बात समझिए। मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज बिफोर अ सब्जेक्ट। हम लोगों की जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं उनकी हिंदी इसीलिए इतनी अच्छी होती है क्योंकि हम लोग बचपन से हिंदी बोल रहे हैं। वी हैव गॉट अ ग्रेट लेवल ऑफ प्रैक्टिस इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, इसीलिए हम लोग की लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है। सेम गोज फॉर इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश आपको इतनी ज़्यादा पढ़नी है, और ना सिर्फ आपको तब पढ़नी है जब आप पढ़ाई कर रहे हो, इंग्लिश आपको तब भी पढ़नी है जब आप नहीं पढ़ रहे हो। आप कोई भी रैंडम काम कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, उससे आपको कोई नया वर्ड मिले, आपको समझना है, क्लिक करना है। हो सकता है ये सारी चीज़ें सुनने में आपको एब्सर्ड लग रही हो सकता है मजाक लग रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट बिलीव मी दोस्तों, यही एक तरीका होता है इंग्लिश इंप्रूव करने का, यही एक तरीका होता है। आप मैथ्स हो सकता है तब करो जब आप पेन पेंसिल लेके बैठो या कॉपी पेन लेके बैठो, बट इंग्लिश आप हमेशा इंप्रूव कर सकते हो। कहीं भी आप जा रहे हो, कोई होर्डिंग आपने देखी, उसमें कोई ऐसा वर्ड मिल गया जिसकी आपको लैंग्वेज, जिसके आपको मीनिंग ना पता हो, 99% लोग क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, हाँ ठीक है होगा कुछ। बट दोज 1% जो घर आके उसकी मीनिंग देखेंगे या उसी जगह अपना मोबाइल निकाल के उसकी मीनिंग देखेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे, दोज 1% एक्चुअली मेक इट। ठीक है, यही हमें करना है। आप अगर मेरी बात करो दोस्तों, तो जो मैं स्ट्रेटजी अपनाता था
मैं न्यूज़पेपर से मीनिंग लिखता था, मुझे रैंडमली कोई मूवी देख रहा हूँ, सबटाइटल्स में कुछ ऐसा वर्ड दिखा जिसको मैंने पहले नहीं सुना था। आप हॉलीवुड मूवीज़ देखोगे, आपको कई सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, आपकी कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो, हमेशा कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपकी जिसकी आपको मीनिंग नहीं पता। वो वर्ड मैंने लिखा है, वहाँ से भी वर्ड मैंने लिखे हैं। कोई भी गिमिक देखी है, कोई भी एडवर्टीजमेंट देखा है, वहाँ पे अगर कुछ मिला है, वहाँ से भी मैंने वर्ड्स उठाए हैं। सो दिस इज़ हाउ एक लेवल ऐसा आया था जब मेरी जो अपनी कॉपी मैंने बनाई थी उसमें लगभग 2 से 2.5 हज़ार शब्द थे, और वो 2 से 2.5 हज़ार शब्दों की मीनिंग मुझे पता थी। द रीज़न इज़ कि उसकी डेली प्रैक्टिस करते थे, डेली रिविजन करते थे उसका। इसीलिए एक समय ऐसा भी आया था जब वोकैबुलरी सेक्शन से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता था मेरा, चाहे मैं मॉक्स कर रहा हूँ या चाहे मैं ओरिजिनल पेपर कर रहा हूँ। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो सिर्फ इसीलिए हुआ था बिकॉज आई वॉज एबल टू मेक अ सर्टेन लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी और अ पीरियड ऑफ टाइम। वही आपको भी करना है, ओवरनाइट नहीं होगा, ये मान के चलिए। न्यूज़पेपर रीडिंग का जो प्रोसेस है उसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी। क्लोज टेस्ट में हम लोग इतना परेशान होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इतना परेशान होते हैं। बेसिकली वो होता क्या है, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विथ योर एबिलिटी टू रीड प्रॉपरली। क्लोज टेस्ट में हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट वर्ब का भी लगे, कुछ कॉन्सेप्ट ग्रामर का भी लगे, हो सकता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स का भी लगे, यानी कि वोकैबुलरी का भी लगे, बट अल्टीमेटली इट हैज़ टू डू एवरीथिंग विद द रीडिंग एबिलिटी। क्लोज टेस्ट में सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि आपको पूरे पैसेज का सेंस समझना है, उसकी टोन समझना है। वो कब समझोगे आप? केयरफुल रीडिंग से, स्लो रीडिंग से, स्टडी रीडिंग से। जब आप स्लो पढ़ोगे तब आप बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे, एक एक लाइन का मतलब पढ़ोगे, तभी आप अगली लाइन पे जंप करोगे। कई बार आपको पैसेज के मूड से डिटरमाइन करना होता है कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर ब्लैंक में क्या फील होगा। फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ कैसे करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड तभी, जैसे मैंने पहले ही बताया, तभी हो पाएगा आपसे जब आपको पता होगा कि हर वर्ड में बारीक जो डिफरेंस है वो क्या है। हो सकता है सारे वर्ड आपको सिमिलर लग रहे हो, लेकिन बारीक डिफरेंस क्या है वो तभी पता चलेगा जब आपकी रीडिंग पोर्शन अच्छी होगी। फिर उसके बाद दोस्तों आप सेंटेंस से सेंटेंस लिंक कैसे कर पाओगे। पैरा जंबल, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके बाद ये आएगा या इसके बाद ये आएगा। वो तभी पता चलेगा जब आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी। रीडिंग एबिलिटी कैसे अच्छी करनी है दोस्तों? सिंपल सा तरीका है, आपको डेली पढ़ना है, खूब पढ़ना है। एक अच्छा न्यूज़पेपर बेसिकली इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ दोस्तों, क्योंकि न्यूज़पेपर एक बड़ा ही रिच सोर्स होता है, पहली बात, और दूसरी बात हर दिन वो कुछ अलग होता है। उसमें मोनोटोनस पैटर्न नहीं होता है। आपको हर दिन कुछ नया मिलेगा, नए नए आर्टिकल्स मिलेंगे, नई खबरें मिलेंगी, तो आप उसको ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो। और अनडाउटेडली न्यूज़पेपर जो लोग कॉलम्स लिखते हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट गुड राइटर्स ऑफ दिस कंट्री। तो अल्टीमेटली आप उनका क्रिएशन पढ़ रहे हो जिन्होंने बहुत दिमाग लगा के वो चीज़ें लिखी हैं। सो इट्स इंडीड अ रिच सोर्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। फिर से मैं कह रहा हूँ एक बार, रीडिंग एबिलिटी के लिए, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करना है और क्लोज पैसेज कैसे करना है, पैरा जंबल कैसे करना है, ये और भी अच्छे से तब समझा जा सकता है जब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाओ। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हुए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं ये सारी चीज़ें डील करूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको इंग्लिश से अभी भी कोई डाउट हो या सिर्फ स्ट्रेटजी से, देखिए मैं आपको पढ़ा नहीं सकता वहाँ पे आके, मैं बस यही बता सकता हूँ कि आप किस तरह से किस चीज़ को कितना इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर जो बचा कुचा समय है हमारे पास उसका मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हो। दैट इज़ इट। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं और आपका डाउट क्लियर करूं। और इसके अलावा रीजनिंग और जीएस की स्ट्रेटजी के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। ओके, तब तक के लिए प्लीज़ आप अपने से पढ़ाई करते रहिए। स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग पर्टिकुलरली उन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार पूछ रहे हो। तो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट की हमारी क्या स्ट्रेटजी लेनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी हमारे पास ठीक ठाक समय है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ कीप फॉलोइंग द चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़, सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो और आपको कुछ असिस्टेंस मिल सके। थैंक यू।